हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी स्टडी का, अपनी फैमिली का, अपनी फिटनेस का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं अपने 11th क्लास बोल दो या फिर 12th क्लास बोल दो। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि स्टेट बोर्ड में व्यष्टि अर्थशास्त्र 12th क्लास में चल रहा है, सीबीएसई बोर्ड में 11th क्लास में चल रहा है। तो हमारे व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 1 है, आपको पता है ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ना। और इस चैप्टर के ऊपर आप लोगों को मैं पार्ट 1 की वीडियो पहले प्रोवाइड करा चुका हूं, ये पार्ट 2 रहेगा। और आज के इस वीडियो में हम अपने पहले चैप्टर को खत्म कर देंगे और कौन कौन से टॉपिक समझने वाले हैं। सबसे पहले हम उन टॉपिक्स की बात कर ले तो देखो, आज के इस वीडियो में आपको सबसे पहले समझने को मिलेगा कि भैया अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्याएं क्या है ना। एक अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्याओं के बारे में हम जानेंगे, ठीक है जी। और इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है, अलग अलग अर्थव्यवस्था में इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम पीपीसी वक्र की बात करेंगे। आखिरकार पीपीसी वक्र होता क्या है, इसकी क्या विशेषताएं होती है, इसकी संरचना कैसी होती है, कैसे हम पीपीसी वक्र को डिजाइन करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये समझिएगा आप। उसके बाद आपको समझने को मिलेगा एमआरडी के बारे में। ये एमआरडी यानी कि सीमांत रूपांतरण दर होता क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, इसको हम समझेंगे। उसके बाद अवसर लागत क्या होता है, ठीक है जी। और एमओसी यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं सीमांत अवसर लागत, ये क्या होता है इसको हम समझने वाले हैं, ठीक है जी। बहुत सारे टॉपिक जैसे कि आप एमआरटी को लेके, अवसर लागत के लेके, एमओसी को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में आपके सारे कंफ्यूजन हो जाने वाले हैं दूर, क्योंकि रोशन भैया है आपके साथ। तो टेंशन लेने की क्या है बात, इको का पूरा सिलेबस रोशन सा स्टडी पॉइंट पे करवाया जाएगा। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। तो आप चाहते हैं कि रोशन सा स्टडी पॉइंट पे आपको सारी वीडियो, इकोनॉमिक्स की सारी वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाए, तो कमेंट में यस लिख दो। सारे बच्चे यस लिखो कि रोशन भैया हाँ, आप आगे के सारे चैप्टर्स आप ही करवाए, हिंदी मीडियम में आप ही करवाए, रोशन भैया ही करवाए, ठीक है। यस लिख देना भाई सारे बच्चे। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं हम सब अपने इस वीडियो को। जो भी टॉपिक हमें समझना है उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जी, हम आ जाते हैं अपने अगले पेज पे और हम सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे, हम सबसे पहले शुरू करेंगे अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्या से। भैया अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्या है क्या आखिरकार, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय समस्याएं, ठीक है जी। आप सभी साथ साथ मेरे साथ साथ नोट्स बनाएंगे। अभी पीपीटी मैंने बनाया नहीं है, मेरे को लगता नहीं है कि इस चैप्टर में आपको पीपीटी की जरूरत है। बिना पीपीटी के लिख लिख के सारी चीजें समझा दूंगा और सीधा दिमाग में आपके घुस जाएगा हर एक चीज, ठीक है। तो देखो, अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्या की बात करें तो सबसे पहले आपके मन में सवाल उठता है कि भैया ये केंद्रीय समस्या है क्या, केंद्रीय समस्या से हम क्या समझते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को आर्थिक समस्या के बारे में बताया था कि आर्थिक समस्या जो है ना, वो चयन की समस्या है ना। एक उत्पादक को, एक उपभोक्ता को हमेशा अपने जो रिसोर्सेज है वो आपको पता है कि भाई लिमिट में ही रहते हैं, है ना, सीमित ही होते हैं। अब वो जो सीमित साधन है उसका हम किस तरीके से प्रयोग करते हैं उसी का अध्ययन करता है अर्थशास्त्र, है ना। और अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो उसमें सीमित संसाधन की हम बात कर रहे हैं। तो सीमित संसाधनों का एक उत्पादक किस तरीके से अलग अलग चीजों में लगाता है, अलग अलग चीजों में उसको खर्च करता है, उसी के बारे में इसमें हम विश्लेषण करने वाले हैं। तो देखिए, अर्थव्यवस्था की अगर केंद्रीय समस्या की बात करें तो यह भी चयन की समस्या है। और क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि वही रीजन है, एक उत्पादक के पास हमेशा रिसोर्सेज सीमित होते हैं, सीमित मात्रा में होते हैं। इस वजह से उसको हमेशा सोच समझ के अपने रिसोर्सेज को खर्च करना पड़ता है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार की केंद्रीय समस्याएं होती है, ठीक है। कितने प्रकार की केंद्रीय समस्या होती है जी, 3 प्रकार की केंद्रीय समस्या होती है। और 3 प्रकार की केंद्रीय समस्या क्या है, सबसे पहली जो केंद्रीय समस्या है वो है क्या उत्पादन करे, क्या उत्पादन करे, ठीक है जी। दूसरी केंद्रीय समस्या क्या है, कैसे उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे। और जो तीसरी केंद्रीय समस्या आ जाती है आपका वो है किसके लिए उत्पादन करे। भाई देखो, ये तीनों ही केंद्रीय समस्या बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिहाज से, क्योंकि यहां से आपके पेपर में भाई क्वेश्चन आएगा, एक ना एक तो केंद्रीय समस्या भाई
जरूर आपके पेपर में पूछा जाएगा, जरूर से जरूर आता है। तो इसीलिए आप इन तीनों ही केंद्रीय समस्या को बहुत ही आसानी से और चुटकियों में समझ सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो में बने रहो। देखो, जब सवाल आता है हमारे मन में कि क्या उत्पादन करे, क्या उत्पादन करे से हमेशा वस्तु की बात होगी, भाई क्या बनाए ऐसा। तो ये जो केंद्रीय समस्या, इसका संबंध किससे है? वस्तु और उसकी मात्रा से, उसकी मात्रा से। ठीक है, इसमें हमें एक उत्पादक को यह सेलेक्ट करना पड़ता है कि भाई क्या बनाए और कितना बनाए, है ना। अब देखो, अगर हम वस्तुओं की बात करें तो अर्थव्यवस्था में वस्तुएं कितनी प्रकार की हो सकती है जी? 2 प्रकार की हो सकती है। ठीक है, किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुएं कितनी प्रकार की हो सकती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी प्रकार भाई? एक तो हो सकती है उपभोक्ता वस्तुएं, ठीक है, उपभोक्ता। और दूसरी वस्तुएं कौन सी होंगी जी? पूंजीगत, पूंजीगत, ठीक है, पूंजीगत, है ना। उपभोक्ता वस्तु का एग्जांपल क्या है? उपभोक्ता वस्तु जैसे कि चावल है, गेहूं है ना, ये सारी चीजें है। पूंजीगत वस्तु में क्या है जी? मशीन है ना, ये पूंजीगत वस्तुओं का एग्जांपल है। तो एक उत्पादक अगर ये निश्चय करता है कि वो अपने सारे साधन, जो उसके पास सीमित रिसोर्सेज है, उसको चावल के उत्पादन पे खर्च कर दे या फिर गेहूं के उत्पादन, यानी कि उपभोक्ता वस्तु पे खर्च कर दे, तो सीमित साधन की वजह से वो पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये समस्या हो गई। दूसरी जगह पे अगर वो सोचे कि भाई मैं पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करूंगा, मेरे पास जो रिसोर्सेज है उसका मैं सारा रिसोर्सेज कहां लगा देता हूं? पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन पे, यानी कि मशीनें बनवाऊंगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि उपभोक्ता वस्तु की कमी हो जाएगी, है ना। तो अगर एक उत्पादक सेलेक्ट कर लेता है कि भाई मैं इन दोनों में से कोई एक वस्तु बनाऊंगा, उसके बाद उसको ये सेलेक्ट करना पड़ता है कि अब कितनी मात्रा में बनाओ, कितनी मात्रा में बनाओ कि भाई मेरे जो भी सामान मैंने बनाया है वो मार्केट में बिक जाए, है ना। तो मात्रा का भी सिलेक्शन उसको करना पड़ेगा। तो बहुत ही आसान था, आपका आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं। क्या उत्पादन करे की जो केंद्रीय समस्या है, इसका संबंध किससे है भाई? वस्तु के चयन से है कि भाई किस वस्तु का उत्पादन करे और कितनी मात्रा में वस्तु का उत्पादन करे, है ना। अब अर्थव्यवस्था में वस्तुएं कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं उन वस्तुओं को कहा जाता है जो कि उपभोक्ता अपने इस्तेमाल के लिए प्रयोग में लाते हैं, जैसे कि चावल है, गेहूं है ना, एग्जाम्पल दे दो। पूंजीगत वस्तुएं उन वस्तुओं को कहा जाता है जो कि उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में सहयोग करते हैं, जैसे कि मशीनें। अगर मशीन नहीं होंगी तो क्या आप चीजों को बना पाएंगे? बिना मशीन के कोई फैक्ट्री, कोई उद्योग धंधे चल सकते हैं क्या? नहीं चल सकते। तो पूंजीगत वस्तुएं और उपभोक्ता वस्तुएं, दोनों ही वस्तुएं अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी होती है ना। अगर उत्पादक एक वस्तु के उत्पादन में अपने संसाधनों को, रिसोर्सेज को खर्च करता है, जैसे कि उपभोक्ता वस्तु पे अगर खर्च कर देता है तो पूंजीगत वस्तुओं की कमी हो जाएगी। अगर पूंजीगत वस्तुओं पे अपने रिसोर्सेज लगा देता है तो उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो जाएगी। तो ये एक गंभीर समस्या रहता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पहली यानी कि प्रथम जो केंद्रीय समस्या है वो समझ में आ गया होगा। चलिए जी, अब हम बात करते हैं कैसे उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करेगी केंद्रीय समस्या क्या है। तो ये जो है वो तकनीक के चयन की समस्या है भैया जी। क्या है ये? है क्या ये? तकनीक, सॉरी माफी चाहूंगा, तकनीक के चयन की समस्या है। ठीक है, तकनीक के चयन की समस्या है। तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन करना पड़ता है कि भाई किस तकनीक से वस्तुओं का उत्पादन होगा, है ना। कैसे उत्पादन करें यानी कि किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन करने के लिए जो उत्पादक है उसके पास 2 टेक्नोलॉजी मौजूद होता है। एक तो है श्रम प्रधान तकनीक, श्रम प्रधान तकनीक, और दूसरी जो तकनीक होती है उसको हम क्या बोलते हैं जी? पूंजी प्रधान तकनीक, पूंजी प्रधान तकनीक। ठीक है, इसको लिखते चलो भाई, तकनीक। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि अगर एक उत्पादक ये सेलेक्ट कर लेता है कि भैया मेरे को ना श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करना है वस्तु के उत्पादन के लिए। ठीक है, तो श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करने का मतलब क्या है कि लोगों को क्या मिलेगा? लोगों को क्या मिलेगा जी? रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा लोगों को भाई, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों का इस्तेमाल किया जाएगा। जो पूंजी
पूंजीगत तकनीक है, यानी कि जो मशीनें हैं उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा श्रमिक यानी कि लेबर का इस्तेमाल किया जाएगा, और लेबर का इस्तेमाल यानी कि लोगों को रोजगार, लोगों के बल्ले बल्ले, है ना। लेकिन इसका नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि भैया लोगों को रोजगार तो मिल रहा है लेकिन प्रोडक्शन जो है, जो उत्पादन है वो कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, उत्पादक को, जो प्रोड्यूसर है उसको हानि का सामना करना पड़ेगा, उसको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक गंभीर समस्या हो गई। चलो अब दूसरे सिचुएशन में आ जाते हैं हम। अगर एक उत्पादक ये सेलेक्ट करता है कि वो श्रम प्रधान तकनीक के बजाय पूंजी प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करेगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल करेगा। पूंजी प्रधान तकनीक में क्या होता है कि श्रम के तुलना में मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा होता है, पूंजी का इस्तेमाल ज्यादा होता है, पूंजीगत वस्तुओं का इस्तेमाल ज्यादा होता है, मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो भाई उत्पादक, तो जो उत्पादक है उसका उत्पादन तो बढ़ेगा। इसमें क्या होगा, उत्पादन में क्या हो जाएगी जी, वृद्धि हो जाएगी। उत्पादन में तो वृद्धि हो जाएगी, लेकिन 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 बेरोजगारी बढ़ जाएगी, है ना। बेरोजगारी में क्या हो जाएगी जी, वृद्धि हो जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो यह भी गंभीर समस्या है कि उत्पादों को सिलेक्ट करना पड़ता है कि भाई कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करें। तो ये कैसे उत्पादन करे की केंद्रीय समस्या है। चलो जी, अब एक उत्पादक ने निर्णय ले लिया कि हाँ भाई चलो मैं कोई वस्तु सेलेक्ट कर लिया, कौन सी वस्तु बनानी है, किस तकनीक का इस्तेमाल करना है, ये भी सिलेक्ट कर लिया। फिर एक और गंभीर समस्या आ जाएगी कि भाई किसके लिए उत्पादन करे, किसके लिए उत्पादन करे। अब किसके लिए उत्पादन करे की जो केंद्रीय समस्या है, ये वस्तु के प्रयोगकर्ता की केंद्रीय समस्या है भाई। वस्तु के प्रयोगकर्ता की चयन की समस्या। ठीक है जी, एक सेकेंड। समस्या आइए बात समझ में। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई किसके लिए उत्पादन करे। जो ये केंद्रीय समस्या है, ये वस्तु के प्रयोगकर्ता के चयन की समस्या है कि भैया कौन वस्तु का प्रयोग करेगा, उनके लिए बनाना होगा। तो किसी भी समाज में क्या होते हैं, वस्तु के प्रयोगकर्ता ना दो होते हैं भाई। दो समाज के दो वर्ग होते हैं जो क्या करेंगे, वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। अब कौन से दो वर्ग है, कौन से दो वर्ग है, एक तो होगा जी गरीब, एक है गरीब वर्ग, है ना, और दूसरा वर्ग होता है धनी वर्ग। अब देखो, अब गरीब वर्ग के लिए अगर कोई उत्पादक गरीबों के लिए वस्तुओं को बनाएगा ना भाई, गरीबों के लिए वस्तु बनाने से क्या होगा कि सामाजिक कल्याण में वृद्धि हो जाएगी। किसमें जी, सामाजिक कल्याण, है ना। सामाजिक कल्याण में वृद्धि होगी क्योंकि वह गरीबों के लिए वस्तु बना रहे हैं। लेकिन ये गरीब क्या उस उत्पादक के वस्तुओं का सही कीमत दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो सामाजिक कल्याण तो बढ़ेगा लेकिन उत्पादक को हानि का सामना करना पड़ेगा, इसमें नुकसान ही है। दूसरी तरफ अगर एक उत्पादक ये निश्चय करता है कि भैया मैं ना वस्तु किसके लिए बना दूंगा, मैं धनी वर्ग के लिए बना दूंगा, चलो धनी के लिए बना दिया, ठीक है। ये सब किस लिए भाई हो रहा है, क्योंकि संसाधन सीमित है तो एक ही वर्ग के लिए बना पाएगा वो। अगर धनी के लिए बनाता है, अगर धनी वर्ग के लिए बनाता है तो उत्पादों को लाभ होगा भैया, मजे मजे, पैसा ही पैसा आएगा। लेकिन सामाजिक कल्याण में क्या आ जाएगी जी, कमी आ जाएगी। जो गरीब वर्ग है उनको वस्तुएं नहीं मिल पाएगी, वो वस्तुओं से वंचित हो जाएंगे, है ना। तो ये बहुत एक गंभीर समस्या रहती है। ठीक है, तो ये अभी तक हमने समझा कि अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्या क्या है ना। कौन कौन सी केंद्रीय समस्या है किसी अर्थव्यवस्था में, केंद्रीय समस्याओं के बारे में समझा दिया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को भाई समझ में आ गया होगा। किसी भी केंद्रीय समस्या में कोई भी डाउट आपको नहीं होगा, एक बार दोबारा बता देता हूं, बहुत आसान है। देखो, अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्या में तीन प्रकार की केंद्रीय समस्या आ जाती है। क्या उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे, किसके लिए उत्पादन करे। क्या उत्पादन करे की समस्या, वस्तु के मतलब जो वस्तु है और उसकी कितनी मात्रा है इसका चयन करना पड़ता है कि कौन सी वस्तु का उत्पादन करना है और उसकी कितनी मात्रा का उत्पादन करना है। ठीक है, कैसे उत्पादन करेगी केंद्रीय समस्या जो है तकनीक के चयन की समस्या, यानी कि कौन से टेक्नोलॉजी से हम वस्तु का उत्पादन करेंगे। अर्थव्यवस्था में दो प्रकार की तकनीक है, आपको मैंने बता दिया, श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक, है ना। उसके बाद किसके लिए उत्पादन करें, तो किसके लिए उत्पादन करेगी केंद्रीय समस्या का संबंध है वस्तु के प्रयोगकर्ता की जो चयन है,
यानी एक वस्तु के प्रयोगकर्ता कौन है उसका चयन करना पड़ता है। तो वस्तु के प्रयोगकर्ता समाज के दो वर्ग हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, धनी हो सकते हैं। अगर गरीबों के लिए उत्पादन होगा तो लाभ तो नहीं होगी लेकिन सामाजिक कल्याण बढ़ेगा। लेकिन अगर धनी के लिए उत्पादन होता है तो उत्पादक के लाभ में तो वृद्धि होगी, लेकिन लाभ बढ़ेगा लेकिन सामाजिक कल्याण में कमी आ जाएगी। समाज के जो गरीब वर्ग है वो वस्तुओं से वंचित रह जाएंगे। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आप लोग अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्या को तो भाई समझ ही गए होंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब हम बात करते हैं कि इन केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे किया जाएगा। ये जो केंद्रीय समस्या है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो केंद्रीय समस्या है उसका समाधान कैसे होगा, तो यहां पे हमें ना सभी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करना होगा। जैसे कि आपको पता है क्या उत्पादन करें, सबसे पहली केंद्रीय समस्या मैंने क्या बताया, क्या उत्पादन करें, है ना। दूसरी केंद्रीय समस्या क्या है, कैसे उत्पादन करें। तीसरी केंद्रीय समस्या क्या है, किसके लिए उत्पादन करें। और अर्थव्यवस्था की अगर हम प्रकार की बात करें तो भैया अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है पूंजीवादी, है ना। सबसे पहले अर्थव्यवस्था का प्रकार कौन सा है जी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं लाइन से तीनों ही अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आ जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसको किसी और कलर में लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, चलो कोई नहीं। दूसरे जो अर्थव्यवस्था का प्रकार है वो है समाजवादी। और जो हमारा तीसरा प्रकार है, तीसरा प्रकार कौन सा है जी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं, अर्थव्यवस्था समझ आना, अर्थव्यवस्था है। तो ये 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है। अब तीनों अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे होगा इसको हम समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने केंद्रीय समस्या की बात की, क्या उत्पादन करे। ठीक है, तो क्या उत्पादन करे, अगर कोई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन जो है वो किसके लिए होता है, लाभ के लिए, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। इस अर्थव्यवस्था का पर्पस ही क्या है जी, लाभ कमाना। तो क्या उत्पादन करे में उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा जिसकी लागत जो होगी ना वो कम होगी और जिससे ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है ना। उन वस्तुओं का उत्पादन होगा जिससे प्रॉफिट ज्यादा मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है और जिसको बनाने में कम लागत आएगा, कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो एक उत्पादक ये फैसला करेगा कि उन वस्तुओं को बनाया जाए जिससे कि लाभ ज्यादा हो। ठीक है, क्या उत्पादन करेगी केंद्रीय समस्या है। अगर कोई समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में उन वस्तुओं को बनाया जाएगा, उन वस्तुओं का उत्पादन होगा जिससे कि सामाजिक कल्याण में वृद्धि हो, कल्याण, है ना। मैंने आपको क्या बोला कि भाई इस अर्थव्यवस्था का मेन पर्पस ही है सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना। तो सामाजिक कल्याण के लिए वस्तुओं को बनाया जाएगा, उन वस्तुओं को बनाया जाएगा जो कि सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देगा। ज्यादातर इसमें क्या होता है, उपभोक्ता वस्तुओं को बनाया जाता है। ठीक है, उपभोक्ता वस्तुओं को बनाने पे जोर देते हैं। यहां पे क्या होगा, दोनों प्रकार की वस्तुएं बनेगी जी, है ना। इसमें क्या होता है, मिश्रित है, यानी कि जो सरकार है वो क्या करेगी, सामाजिक कल्याण के लिए वस्तुओं को बनाएगी, ऐसे वस्तुएं बनाएगी जिसको गरीब लोग भी खरीद सकते हैं, है ना। उपभोक्ता वस्तुओं पर जोर देगी। लेकिन अगर कोई निजी कंपनी है, निजी कंपनी को लाभ कमाना है तो लाभ कमाने के लिए जो वस्तु उनको ज्यादा लाभ दे सकती है उन वस्तुओं का उत्पादन करेगी। ठीक है, ये समझ गए आप, ये समझ गए। अब आ जाते हैं हम कैसे उत्पादन करें। तो कैसे उत्पादन करें में आप सभी को पता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भाई उन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे भाई लागत कम होगी। जिस तकनीक में लागत कम होगी, जिसमें उनको एक उत्पादक को कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे और लाभ ज्यादा, फिर वही बात आ गई, लाभ की बात आ गई भाई, लाभ के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है ना। तो अगर
श्रम प्रधान तकनीक से लाभ होगा तो श्रम प्रधान तकनीक को अपनाएंगे, पूंजी प्रधान तकनीक से लाभ होगा तो पूंजी प्रधान तकनीक को अपनाएंगे। लेकिन ज्यादातर ये होता है कि इस अर्थव्यवस्था में जो पूंजी प्रधान तकनीक है ना, जैसे कि मशीन है, मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा होता है, लेबर का इस्तेमाल कम होता है, पूंजी प्रधान तकनीक का इस्तेमाल यहाँ पे ज्यादा किया जाता है। अब अगर हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो फिर से सामाजिक कल्याण, तो सामाजिक कल्याण बढ़ावा देने के लिए भाई क्या करना होगा, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ज्यादातर ये होता है कि भाई श्रम प्रधान है ना, जो श्रम प्रधान तकनीक है उसका इस्तेमाल होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना है, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है तो श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल ज्यादा होगा। दूसरी तरफ मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात कर ले तो दोनों है ना, इसमें श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा। ज्यादातर सरकारी जो कंपनियां है वो श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करती है और जो प्राइवेट कंपनियां है वो पूंजी प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करेगी। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत? साथ साथ लिखते चलो भाई, जो भी चीजें समझा रहा है उसको लिखते चलो। अब सवाल आता है किसके लिए उत्पादन करें, तो किसके लिए उत्पादन करें, इसमें क्या होगा, फिर से वही बात भाई, लाभ कमाने के लिए होगा है ना। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें उस वर्ग के लिए वस्तुओं को बनाया जाएगा जो ज्यादा से ज्यादा कीमत मिल सके, ज्यादा कीमत, जो वर्ग ज्यादा कीमत दे सकती है वस्तुओं का है ना, जो वर्ग ज्यादा कीमत देगी वस्तुओं का, उन वर्ग के लिए वस्तुओं को बनाया जाएगा, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उस वर्ग के लिए बनाया जाएगा जिससे कि सामाजिक कल्याण को बढ़ावा मिले, तो ज्यादातर गरीब लोगों के लिए वस्तुएं बनेंगी इसमें है ना, गरीबों को उठाना है वैसे तो, क्योंकि इस अर्थव्यवस्था का मेन पर्पस ये समानता की स्थापना करना, समाज में सब बराबर आ जाए है ना, तो समानता की स्थापना के लिए वस्तुओं को बनाया जाएगा, यानी कि ज्यादातर गरीब वर्गों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, गरीब वर्गों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, ठीक है, क्योंकि लाभ तो मेन पर्पस है ही नहीं, सामाजिक कल्याण मेन पर्पस है। और उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आ जाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में किसके लिए उत्पादन करें, तो यहाँ पे दोनों ही कंपनियां होती है, सरकारी कंपनी, प्राइवेट कंपनी। सरकार गरीबों के लिए वस्तु बनाएगी है ना, गरीबों की देखरेख करेगी, लेकिन जो पूंजी प्रधान जो मतलब पूंजीपति है, जो कि अमीर लोग है, जो निजी कंपनियां है, निजी कंपनियां उन लोगों के लिए वस्तु बनाएगी जो कि सही कीमत उनको दे सकती है, जिससे वो प्रॉफिट कमा सकते हैं है ना, उन वर्गों के लिए वो वस्तुओं को बनाएंगे जो कि निजी कंपनियां होगी। लेकिन सरकार होगी तो सरकार उन लोगों के लिए वस्तुएं बनाएगी जिससे कि सामाजिक कल्याण में वृद्धि हो सके, जो गरीब वर्ग है, गरीब तबके के लोग हैं, उनके वेलफेयर को भी बढ़ावा मिल सके, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। ये आसान है, इसको समझना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, ये टॉपिक आसान था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। अगला हमारा टॉपिक आता है पीपीसी वक्र वाला भाई जी। पीपीसी वक्र, ठीक है, या इसको हम क्या बोलते हैं, उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है। होता क्या है, उत्पादन संभावना वक्र की क्या परिभाषा दे सकते हैं, क्या है ये, तो ये दो वस्तुओं के उत्पादन के अलग अलग संयोगों को दर्शाता है। ये दो वस्तुओं के अलग अलग सहयोग लिखना है भाई यहां पे, एक सेकेंड, ठीक है जी। उत्पादन संभावना वक्र यानी कि पीपीसी वक्र क्या है, तो पीपीसी वक्र वह वक्र है जो कि दो वस्तुओं के, और दो लिखा है, ये दो वस्तु, दो लिखो आप यहां पे, दो कर देना, ठीक है, ये दो वस्तुओं के उत्पादन के अलग अलग संयोगों को दर्शाता है, ठीक है। यानी कि दो वस्तु, जैसे दिए हुए संसाधन है, हमारे पास संसाधन सीमित है, संसाधन दी हुई है, और एक उत्पादक वो दिए हुए संसाधनों का किस तरीके से दो वस्तुओं के ऊपर इस्तेमाल करता है ना, और उसके बाद उत्पादन के जो अलग अलग संयोग बनते हैं
कि भाई एक्स वस्तु का उत्पादन कितना हो सकता है, वाई वस्तु का उत्पादन कितना हो सकता है, उसी को दर्शाता है ये पीपीसी वक्र। अब आगे हम भाई पीपीसी वक्र के बारे में क्या कैसे समझने वाले हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम पीपीसी वक्र को समझने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए फिर शुरू करते हैं पीपीसी वक्र के बारे में जानने की प्रक्रिया, है ना। पीपीसी वक्र क्या होता है ये तो समझ गए हम, अब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम पीपीसी वक्र को समझते हैं। सो बच्चों ऐसा करते हैं ना, हम पीपीसी वक्र को आगे बढ़ाने से पहले मेरे को लगता है कि पीपीसी वक्र को समझने से पहले आप सभी को ना अवसर लागत के बारे में, सीमांत अवसर लागत के बारे में और एमआरटी के बारे में समझ लेना चाहिए, क्योंकि इन तीनों को समझेंगे तभी जाके हम पीपीसी वक्र को आसानी से समझ पाएंगे, पीपीसी ग्राफ को हम आसानी से डिजाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अवसर लागत होता क्या है। अवसर लागत से हम क्या समझते हैं, देखिए अवसर लागत का मतलब है एक अवसर के लिए दूसरे बेहतरीन अवसर का किया गया त्याग। ठीक है, अवसर लागत का मतलब क्या है, एक अवसर के लिए दूसरे बेहतर अवसर का किया गया त्याग। त्याग अवसर लागत कहलाता है, अवसर लागत कहलाता है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लो कि आपको ना एक जगह जॉब मिला और उस जॉब में आपको मान लो 30,000 की सैलरी मिल रही थी। ठीक है जी, 30,000 रुपए आपको मिल रहा था सैलरी के तौर पे, लेकिन किसी और दूसरी कंपनी से आपके पास अवसर मिला, मौका मिला कि भाई 30 की जगह पे आपको ना 40,000 रुपए दे रहे हो। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक अवसर का त्याग कर दिया। आपने पहले वाले अवसर का त्याग करके दूसरे वाले अवसर को, क्योंकि ये भी आपका पसंदीदा जॉब था, आपको पसंद था करना इस काम को, है ना, लेकिन आपने क्या किया, अपने इस पसंदीदा काम को छोड़ दिया, किस लिए, दूसरे मौके को पकड़ने के लिए, दूसरे अवसर को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो लागत आएगी, मतलब आपने अपने इंटरेस्ट को खोया या फिर किसी और चीज को पहले वाले में खोया होगा, तो यही क्या कहलाएगा, आपका अवसर लागत कहलाएगा। क्या लिखा है, एक अवसर के लिए दूसरे बेहतरीन अवसर का किया गया त्याग ही अवसर लागत कहलाता है। तो ये अवसर लागत की परिभाषा थी। चलिए जी अगले पेज पे आ जाते हैं। अब एमओसी और एमआरटी को समझ लेते हैं। इन दोनों चीजों को, दोनों परिभाषाओं को समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, एमओसी किसी और कलर का यूज करते हैं, एमओसी। एमओसी मतलब क्या है जी, एमओसी का मतलब मैंने आपको बताया था, एमओसी का क्या फुल फॉर्म है, सीमांत अवसर लागत, है ना, ये क्या है हमारा एमओसी है। तो सीमांत अवसर क्या है, सीमांत अवसर लागत का मतलब है कि एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए दूसरी वस्तु की अतिरिक्त इकाई में जो हानि होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, सीमांत अवसर लागत बोल देते हैं। अब एमओसी को हम कैसे दिखाते हैं, एमओसी का फॉर्मूला आप समझ लो, आप आसानी से इसको समझ पाओगे। एमओसी को अगर आपको निकालना है, एमओसी को निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो वाई वस्तु की हानि में जो चेंज हुआ है, ठीक है, वाई वस्तु की हानि, ठीक है, अपॉन में आपको लिखना है एक्स वस्तु का लाभ। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा एमओसी होता है ना। यानी कि एमओसी एक तरीके से ये दर्शाता है कि जब हम किसी एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करते हैं तो दूसरी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का जो हानि है वो बढ़ते दर पे होता है। इसको अभी हम डाटा के माध्यम से आगे समझेंगे तब और ज्यादा क्लियर हो पाएगा, अभी आपको शायद चीजें समझ में नहीं आ रही होगी। देखो एमओसी और एमआरटी सिमिलर है, कुछ ज्यादा अंतर दोनों में नहीं है। ठीक है, देखो एमआरटी क्या होता है, एमआरटी की परिभाषा आप सेम दे सकते हैं कि एमआरटी भी क्या है, एक तरीके से किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई के लिए, किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए जो हमें दूसरी वस्तु का जो त्याग करना पड़ता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, एमआरटी बोलते हैं। एमआरटी को मैंने हिंदी में क्या बताया, सीमांत रूपांतरण दर बोलते हैं हिंदी में, सीमांत रूपांतरण दर। इसका फॉर्मूला सिंपल होता है, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा
एक्स। यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए डेल्टा का मतलब क्या है। जो डेल्टा है, डेल्टा को इकोनॉमिक्स में परिवर्तन को इंडिकेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। परिवर्तन, परिवर्तन यानी कि चेंज, ठीक है, परिवर्तन यानी कि चेंज। तो ये फॉर्मूले आप याद रखो, फॉर्मूले से ही भाई काम होगा, असली काम हमारा फॉर्मूले से ही होगा, है ना। फॉर्मूले से भी आप परिभाषा भी बना पाओगे चीजों का और आसानी से लिख भी पाओगे, तो फॉर्मूले को याद जरूर कर लेना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जरा पीपीसी वक्र को बनाते हैं। पीपीसी वक्र, तो पीपीसी वक्र यानी कि उत्पादन संभावना वक्र को हम बनाते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, दो वस्तुओं के अलग अलग संयोगों को हमें लेना होगा, है ना। हम बॉक्स बना लेते हैं, बॉक्स में दो वस्तुओं के संयोग के ले लेते हैं। मान लो एक तरफ हमारा चावल हो जाएगा, दो वस्तु लेना है तो चावल ले लेते हैं, इसको हम वाई वस्तु मान लेते हैं, चलो। और हम दूसरी तरफ ले लेते हैं दाल, दाल जो कि हमारा एक्स वस्तु हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए मान लो मैंने यहां पे लिया 0, फिर 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, 6 लिया, ठीक है। अब मेरे को अगर चावल के उत्पादन को अगर दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको प्लस करूंगा। 6 और 5 कितने हो जाएंगे जी, 6 और 5 11, और 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20 और 1 21। तो सबसे पहला संयोग में 21 ले लेता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अगला संयोग मेरे को लेना है तो 21 में से मैं 1 घटा दूंगा, मेरा 20 हो जाएगा। अगला संयोग मेरा क्या हो गया जी, 20 हो गया। अब अगला संयोग मेरे को बनाना है तो मैं क्या करूंगा जी, यहाँ पे 20 में से 2 घटा दूंगा, अगला संयोग आ जाएगा हमारा कितना, 18 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, 18 में से 3 माइनस करूंगा, ठीक है, 15 आ जाएगा जी। 15 में से फिर अगला संयोग लेना है तो मैं क्या करूंगा, 15 में 4 माइनस करूंगा, 11 आ जाएगा जी। फिर उसके बाद 11 में 5 माइनस करूंगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद 6 में 6 माइनस करूंगा, 0 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वाई वस्तु का संयोग हो जाएगा। इसी तरीके से आपको अपना संयोग निकालना है, ठीक है। कोई भी एक्स वस्तु ले लो या वाई वस्तु ले लो, है ना, उसका एक बार संयोग बना लो और फिर माइनस करके आप आसानी से वाई वस्तु का संयोग भी निकाल सकते हो। तो ये मैंने चावल और दाल का अलग अलग संयोग बना लिया है। अब इससे क्या होगा कि ग्राफ बनाना मेरे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है, आसानी से मैं ग्राफ बना पाऊंगा। चलिए जी अब एक बार ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा अब बनने जा रहा है पीपीसी वक्र। पीपीसी वक्र को हम बनाने जा रहे हैं। चलिए जी, तो गैप लेते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई हो गया, है ना। यहां पे आपका 0 रहता है, ठीक है। 1 2 3 4 5, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं इसको हम। अबे हो 5 और ये 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। ये इस तरफ हम क्या दिखाने वाले हैं भाई, एक्स एक्सिस पे हम दाल दिखाने वाले हैं, दाल के उत्पादन को हम दिखाने वाले हैं। और यहां पे हम क्या दिखाने वाले हैं, इधर को हम दिखाएंगे चावल का उत्पादन। तो बराबर लेना होगा, नहीं तो हमारा ग्राफ सही बनेगा नहीं, ठीक है। ग्राफ जब सही बनेगा नहीं तो मजा आएगा नहीं आप लोगों को। 3 6 9 12, 12 के बाद 15 लेते हैं, है ना, 3 3 का गैप ले लेते हैं। उसके बाद इधर ले लेते हैं 18, 18 के बाद ले लो भाई, 18 के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर और लेके जाना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं जी। हो गया भाई, हाँ ये हमारा 18 था, है ना। 18 के बाद 3 का और गैप लेंगे तो 21 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ठीक है, वाई एक्सिस। चलिए जी अब इस ग्राफ को हम बनाते हैं। जैसे कि सबसे पहला संयोग देखेंगे कि जब दाल का उत्पादन 0 है, जब दाल का उत्पादन 0 है तब चावल का उत्पादन कितना है जी, 21 है। पहला संयोग हमारा कहां बन रहा है जी, पहला संयोग हमारा 21 पे बन रहा है ना। उसके बाद जब दाल का उत्पादन हमने बढ़ाया तो चावल का उत्पादन क्या हो गया जी, कम हो गया, क्योंकि आपको पता है हमारे जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं, है ना, और सीमित संसाधनों का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब देखिए अब क्या बनता है, एक सेकेंड, वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा, वीडियो बीच बीच में बंद हो जा रहा है, ठीक है, इसीलिए मेरे को देखने आना पड़ रहा है। तो ये अगला है 1 और 20 का संयोग हमें बनाना है। तो यहां पे आपका लगभग थोड़ा सा नीचे आपका बन जाएगा ये हमारा
ये चलिए जी देखते हैं, हाँ, और इस जगह पे हम बना देंगे 20 का सहयोग। चलिए जी अगला देखते हैं, जब दाल का उत्पादन हमारा हो गया 2, तब चावल का उत्पादन घट के कितना हो गया 18। चलिए जी 18 पे आ जाते हैं, ये रहा 18, हाँ ये रहेगा सहयोग हमारा। चलिए उसके बाद अगर दाल का उत्पादन फिर हमने 2 से 3 कर दिया तो ये कितना हो गया जी 15 हो गया, है ना। 15 पे लेके आओ भाई, 15 पे लेके आओ, 3 और 15 का सहयोग जाएगा अगला, 3 और 15, 3 और 15। उसके बाद जब हमने एक और बढ़ाया भाई, दाल का उत्पादन एक 4 हमने 4 किया, तब ये 11 हो गया, 11 यानी कि 9 10 12 से थोड़ा सा नीचे, 12 से थोड़ा सा नीचे ये आ जाएगा हमारा, ठीक है, ये हो गया अगला सहयोग। चलिए उसके बाद हम देखते हैं, जब ये 5 हुआ तब ये 6 हो गया, ठीक है, चावल का उत्पादन घट के कितना हो गया 6। अब 6 पे आ जाते हैं, ये रहा 6, आ जाओ जी, हाँ ठीक है, ये अगला सहयोग बन गया। उसके बाद हम देखते हैं अगला सहयोग, देखते हैं जब ये 6 हुआ, जब दाल का उत्पादन 6 पे आ गया, ये 0 हो गया, तो आज ये हमारा ये यहाँ पे अगला सहयोग बनेगा, ठीक है, अगला सहयोग यहाँ 6 पे बनेगा, एक्स एक्सिस पे 6 पे। तो इस तरीके से आप देखिए हमारा ग्राफ कैसा बन रहा है। ग्राफ बना देते हैं हम सभी, ये देखो जी, ये हमारा पीपीसी वर्क बन गया है, ठीक है। थोड़ा सा कर्व में बनना था, थोड़ा सा गैप सही से नहीं लिया है, इस वजह से थोड़ा सा सीधा आपको लग रहा होगा, लेकिन कर्व में बनेगा, ठीक है, ये कर्व थोड़ा सा कर्व में आना है, थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमारा पीपीसी वक्र है, पीपीसी वक्र का आकार है, इस तरीके से हम पीपीसी वक्र को बनाएंगे। अब इसमें से हम एमआरटी और एमओसी कैसे निकालते हैं, इसकी अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 2 चीजें और निकालना सिखा देता हूं मैं आप लोगों को, एमआरटी और एमओसी कैसे निकालेंगे उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले एमओसी की हम बात कर लेते हैं। एमओसी, तो एमओसी क्या दर्शाता है, एमओसी दर्शाता है कि एक्स वस्तु की इकाई को बढ़ाते हैं तो वाई वस्तु का जो उत्पादन है, उत्पादन में जो हानि हो रहा है, उस हानि को दर्शाता है, ठीक है। चलिए जी निकालते हैं इसको। यहां पे देखिए पहले नंबर पे भाई 0 है, इधर 21 है, यहां पे कुछ नहीं आएगा, खाली रहेगा हमारा। अब देखिए जब हमने क्या किया, एक्स वस्तु के यानी कि दाल को हमने एक मात्रा से बढ़ा दिया, ठीक है, एक मात्रा हमने दाल का बढ़ाया, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इसकी कितनी मात्राओं का हमें त्याग करना पड़ेगा भाई, हमें चावल की, हम 21 से कितने पे आ गए जी 20 पे आ गए, यानी कि हमें एक मात्रा का क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, यानी कि एमओसी कितना हो जाएगा जी 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, जब हम यहाँ पे 2 पे आ गए, जब हम 2 पे आ गए, दाल यानी कि एक्स वस्तु की इकाई को हमने एक और बढ़ाया, ठीक है, तब जाके यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें इसकी कितनी मात्रा का त्याग करना पड़ा, 20 से हम 18 पे आ गए, यानी कि 2 मात्राओं का त्याग करना पड़ा, यानी कि यहाँ का एमओसी कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अगली इकाई पे आते हैं। अगली इकाई की अगर हम बात करें, तो अगर हम दाल को 2 से 3 कर देते हैं, है ना, 2 से 3 इकाई पे आ गए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें चावल की कितनी मात्राओं का त्याग करना पड़ा, हम 18 से कितने पे आ गए जी 15 पे आ गए, यानी कि 3 मात्राओं का त्याग हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 मात्रा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, जब हम 3 से 4 पे आ गए, तब क्या हुआ, 3 से 4 पे आ गए, तब हम देखते हैं कि यहाँ पे 15 से हम 11 पे आ गए, कितनी मात्राओं का त्याग किया, 4 मात्राओं का त्याग किया, ठीक है, 4 मात्राओं का यहाँ पे त्याग किया गया। उसके बाद आप अगर हम 4 से आ गए 5 पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमें कितनी मात्रा का त्याग करना पड़ा, 11 से हम 6 पे आ गए, यानी कि 5 मात्राओं का हमें त्याग करना पड़ेगा। उसके बाद अब 5 से 6 पे आ गए हम, जब दाल के उत्पादन में 5 से 6 हमने बढ़ाया, तब यहाँ पे हमें 6 मात्राओं का त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एमओसी बोलते हैं। एमओसी एक तरीके से जब एक्स वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए वाई वस्तु की जो मात्राओं का त्याग करना पड़ता है, उसी को दर्शाता है, और इस बात को इंडिकेट करता है कि आप देखेंगे कि जो हम एक्स वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें वाई वस्तु के उत्पादन का ज्यादा मात्राओं का त्याग करना पड़ रहा है ना, ये बढ़ते दर पे बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब इसकी मात्राओं का ज्यादा से ज्यादा हमें त्याग करना पड़ रहा है, इसी बात को इंडिकेट करता है एमओसी। एमआरटी की बात कर लेते हैं, एमआरटी, ठीक है, तो एमआरटी भी चेंज को दर्शाता है, आप सभी को पता है चेंज को दर्शा रहा है। यहाँ पे अगर हम एमआरटी देखें तो यहाँ पे हमारा कुछ नहीं रहेगा, 0, है ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे
तो दूसरी इकाई पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कितनी मात्राओं का चेंज हो रहा है, 1 मात्राओं का चेंज हो रहा है, एक मात्रा का चेंज हो रहा है ना। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहां भी आपको x वस्तु में भी एक मात्रा का चेंज आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तीसरी इकाई पे आएंगे तो यहाँ पे 1 से 2 और यहाँ y वस्तु में कितनी मात्रा का चेंज हो रहा है जी, 2, है ना। डेल्टा 2 अपॉन में हम क्या लिखेंगे, आपका डेल्टा 1। ठीक है, यहां पे कितनी मात्रा का चेंज हो रहा है जी, 3, और इधर 1 हो रहा है। फिर अगले पे आएंगे 4, ओहो ये नीचे, थोड़ा सा नीचे कर लेना इसको। ठीक है, ये इसका हो जाएगा, ये तीसरे वाले का हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये। यहां पे अगर हम देखें तो डेल्टा 4 और डेल्टा 1। ठीक है, उसके बाद यहां पे आप देखेंगे कितने का चेंज हो रहा है, 5 का चेंज हो रहा है, डेल्टा 1। ठीक है, यहाँ पे 1 का ही चेंज है। यहाँ पे हम देखते हैं पूरे 6 का चेंज है और यहाँ पे सिर्फ 1 का चेंज है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं चेंज को दर्शा रहा है कि x वस्तु के अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए हमें y वस्तु के कितनी मात्राओं का त्याग करना पड़ रहा है, उसी को इंडिकेट करता है MRT। ठीक है, तो इस तरीके से हम MRT को निकालते हैं। उम्मीद करता हूं MRT आप कैसे निकालेंगे, MOC कैसे निकालेंगे, इसको आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए जी, अब हम पीपीसी वक्र की प्रमुख विशेषताओं को समझ लेते हैं। पीपीसी वक्र की प्रमुख खासियत क्या होती है। देखो, पीपीसी वक्र की 2 विशेषताएं होती है। पहली, इसका ढलान जो होता है, इसका ढलान नीचे की ओर होता है। ठीक है, इसका ढलान नीचे की ओर होता है। ठीक है, और दूसरी इसकी विशेषता क्या होती है कि ये मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। ठीक है, मूल बिंदु और नतोदर का मतलब है इसका आकार ऐसा होता है, ये नतोदर होता है। उन नतोदर जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है। ठीक है, और सीधी लाइन वाली ग्राफ ऐसी बनती है ना, सीधी, बिल्कुल सीधी, जो है ऐसे सीधी जाएगी, वो बिल्कुल सीधी होगी, है ना। तो ये 3 तरीके के ग्राफ होते हैं, इसको उन्नतोदर बोला जाता है, इसको नतोदर बोला जाता है। अब दोनों ही विशेषताओं को हम ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले याद है कि इसका ढलान जो है वो नीचे की ओर होता है ना। नीचे की ओर ढलान क्या होता है, इसका नीचे की ओर ढलान होने के पीछे मेन रीजन है कि जब हम एक वस्तु के उत्पादन को हम बढ़ाते हैं तो दूसरे वस्तु के उत्पादन को हमें कम करना पड़ता है ना। जैसे कि आप यहाँ पे ग्राफ में भी आप देखे होंगे, इस ग्राफ में आप देखेंगे कि जब हम एक वस्तु के उत्पादन को लगातार हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, है ना, तो दूसरे वस्तु के उत्पादन को हमें लगातार घटाना पड़ रहा है, लगातार घट रहा है। इस वजह से क्या होता है, इसका जो ढलान होता है वो नीचे की तरफ होता है, ये नीचे की तरफ ढलवा होता है। ठीक है, ये समझ गए आप। चलिए दोबारा जाते हैं, अगला पॉइंट क्या है, ये मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। अब मूल बिंदु की ओर नतोदर होने के पीछे का मेन रीजन है MRT या फिर MOC। इसके वजह से क्या होता है, जो पीपीसी वक्र है वो मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, यानी कि इसका झुकाव जो है, इसका झुकाव वो हमेशा, ये मूल बिंदु दिख रहा है ना आपको, मूल बिंदु की ओर ही इसका झुकाव होता है ना। इसके पीछे का रीजन ये है, MRT आप लोग समझ चुके हैं कि जब हम किसी एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु का त्याग हमें बढ़ते दर पे करना होता है ना। यहाँ पे आप देखेंगे, फिर से आ जाते हैं, इसी पेज पे आ जाते हैं हम, फिर से आ जाते हैं, तो हम देखते हैं कि जब एक वस्तु के उत्पादन को हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरे वस्तु का जो हमें त्याग करना पड़ रहा है ना, दूसरे वस्तु का त्याग जो हम कर रहे हैं वो बढ़ते दर पे कर रहे हैं। ये तो त्याग ही तो दर्शा रहा है। ये देखो, दूसरे वस्तु का त्याग क्या हो रहा है, बढ़ते दर पे हो रहा है। पहले 1 त्याग किया, फिर 2 त्याग किया, फिर 3 त्याग किया, फिर 4 वस्तु का त्याग करना पड़ा, फिर 4 इकाई, 5, फिर 6। ये त्याग को दर्शा रहा है और त्याग लगातार बढ़ता जा रहा है, MOC लगातार बढ़ता जा रहा है। और MOC के बढ़ने की वजह से ही ये जो पीपीसी वक्र है वो कैसा बनता है जी, पीपीसी वक्र नतोदर बनता है। ठीक है, MOC के बढ़ने की वजह से या फिर MRT के बढ़ने की वजह से जो पीपीसी वक्र है वो नतोदर बनता है ना। तो ये पीपीसी वक्र की विशेषता थी।
उम्मीद करता हूं आप लोगों को पीपीसी वक्र के बारे में भी समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत कोई डाउट हो आप बता सकते हैं। अब जरा हम पीपीसी वक्र में परिवर्तन की बात करते हैं या फिर खिसकाव की बात करते हैं कि क्या कभी पीपीसी वक्र में कोई खिसकाव या परिवर्तन होता है। देखो, तो पीपीसी वक्र में खिसकाव या परिवर्तन हो सकता है। यहां पे संसाधनों की बात होगी भाई। संसाधन पूरा डिपेंड करता है किस चीज पे भाई, संसाधन और तकनीक पे। पीपीसी वक्र बनता ही है तकनीक और संसाधन के आधार पे, है ना। अगर मान लो संसाधन में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। मान लो ये हमारा पीपीसी वक्र है, ये पीपीसी वक्र है और संसाधन में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो संसाधन में वृद्धि होने का मतलब क्या है, संसाधन अगर एक उत्पादक के पास संसाधन बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो उत्पादन भी बढ़ाएगा। और उत्पादन बढ़ने का मतलब क्या है कि पीपीसी वक्र खिसक जाएगी दाईं ओर। इस कंडीशन में क्या होगा, दाईं ओर खिसकाव होगा, ठीक है। दाईं ओर क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा हमारा पीपीसी वक्र, है ना। ये दाईं ओर इसका खिसकाव हो जाएगा। अगर संसाधनों में कमी आ जाती है, संसाधन क्या हो जाते हैं जी, संसाधन हमारे कम हो जाते हैं, संसाधनों में कमी हो जाती है, तो पीपीसी वक्र किस तरफ खिसक जाएगा जी, बाईं ओर, है ना। इस कंडीशन में पीपीसी वक्र किस ओर खिसकेगा, बाईं ओर। बाईं ओर क्यों खिसकेगा, क्योंकि संसाधन में कमी का मतलब है कि अब वस्तुओं का उत्पादन कम हो जाएगा, है ना। एक और कंडीशन बन सकता है, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, एक और कंडीशन को ध्यान रखना भाई, एक और कंडीशन को ध्यान रखो। अगर कंडीशन ये बनता है कि सिर्फ क्या हुआ, दो वस्तु है, वस्तु एक्स है ना, दो वस्तुओं के सहयोग को दर्शा रहा है ना भाई, ये दो वस्तुओं के सहयोग को तो दर्शाता है। और यहां पे हमारा वस्तु वाई है, वाई वस्तु है, ठीक है, यहां पे एक्स वस्तु है। अब ये दो वस्तुओं के सहयोग को दर्शा रहे हैं। मान लो कि सिर्फ एक्स वस्तु के संसाधन में वृद्धि हो गई, वाई वस्तु के संसाधन में कोई वृद्धि नहीं हुई, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक्स वस्तु के संसाधन में वृद्धि होने का मतलब क्या है कि एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ जाएगा, है ना। और इसमें इस कंडीशन में क्या होगा, संचलन होगा। मतलब कि जो ये ग्राफ है हमारा, जो पीपीसी वक्र है वो एक्स एक्सिस पे शिफ्ट होगा। एक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है ना, दाईं ओर शिफ्ट हो रहा है एक्स एक्सिस पे। अगर क्या होगा, अगर वाई वस्तु के संसाधन बढ़ेगा, वाई वस्तु के संसाधन में वृद्धि होती है ना, तो वाई वस्तु के संसाधन में वृद्धि होने की वजह से क्या होगा, अगर वाई वस्तु का संसाधन बढ़ जाता है, मान लो ये है, ये हमारा ग्राफ है, और वाई वस्तु के संसाधन में वृद्धि होगा तो फिर एक्स वस्तु का उत्पादन उतना ही रहेगा, स्थिर रहेगा, वाई वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा, है ना। इस कंडीशन में वाई एक्सिस पे पीपीसी वक्र का ऊपर की तरफ क्या होगा, खिसकाव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पीपीसी वक्र के बारे में कुछ खिसकाव और परिवर्तन के टॉपिक्स थे। संसाधन या फिर तकनीक में परिवर्तन होगा, संसाधन या फिर तकनीक बढ़ जाता है तो पीपीसी वक्र ऊपर की ओर यानी कि दाईं ओर खिसक जाएगा। अगर संसाधन में कमी होती है या तकनीकी हादसे हो जाते हैं, तकनीकी नुकसान होता है, तकनीक में कमी आ जाती है, तब बाईं ओर नीचे की तरफ खिसक जाएगा, ठीक है। तो ये खिसकाव वाला पॉइंट्स भी आप लोग जरूर समझ ले। एक होता है पीपीसी वक्र का प्राप्य संयोग, ठीक है। एक और चीज समझ लो आप, प्राप्य और अप्राप्य संयोग क्या होते हैं। देखो, ये हमारा पीपीसी वक्र है, एक्स वाई पीपीसी वक्र है ना। इसके अंदर जो भी संयोग बनेगा ना, इसके अंदर ये तो हमारा पीपीसी वक्र की सीमा है भाई, ये लाइन है पीपीसी वक्र की। इसके अंदर जो भी सहयोग बनेगा उसको प्राप्य सहयोग बोलेंगे, प्राप्य सहयोग, ठीक है। ये क्या होता है, प्राप्य सहयोग, यानी कि इसके अंदर तक एक उत्पादक सभी जो भी अपने पास रिसोर्सेज है उससे पा सकता है। इन वस्तुओं, इतने अंदर पीपीसी वक्र के अंदर की इन वस्तुओं का उत्पादन वो कर सकता है। लेकिन बाहर अगर कोई सहयोग बन रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं, बाहर वाले आउटलाइन को हम क्या बोलते थे, अप्राप्य, अप्राप्य सहयोग, ठीक है। ये क्या हो जाता है, अप्राप्य सहयोग, यानी कि इसको एक उत्पादक नहीं पा सकता अपने दिए हुए रिसोर्सेज के आधार पे, तो इसी को अप्राप्य सहयोग कह दिया जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं इसको भी आप लोग समझ चुके होंगे, प्राप्य और अप्राप्य सहयोग क्या होता है। तो इस तरीके से आपका पूरा जो चैप्टर है
खत्म होता है ना। आपको पीबीसी वक्र की विशेषता बता दी, आपको मैंने एमओसी सीमांत अवसर लागत एमआरटी बता दिया, पीबीसी वक्र क्या होता है, अवसर लागत क्या होता है, केंद्रीय समस्या का समाधान कैसे किया जाता है, एक अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्याएं क्या है, ये सारी चीजें मैंने समझा दिया है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। किसी भी पॉइंट में डाउट अभी भी बचा हुआ है थोड़ा बहुत, तो आप कमेंट में बता सकते हो, अगली वीडियो या फिर डाउट सेशन भी रख सकता हूं आप लोगों के लिए, और आपके सभी डाउट को सॉल्व करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है जी, तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।